देश में इन दिनों फिर से चुनाव का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पूर्व ही राज्यसभा के चुनाव संपन्न हुए। करीब 42 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से 37 एनडीए के पास गई और बचत सीटें अन्य दलों के पास गई। ठीक इसके पश्चात 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का भी बिगुल बज चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अप्रैल माह से बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जैसे ही विधानसभा चुनाव होने वाले आपने सुना, आपके जहन में चुनाव आयोग कुछ कुछ नजर आने लगता है। पर इन दिनों चुनाव आयोग के साथ चुनाव आयुक्त भी काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। अब आपके जहन में प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर चुनाव आयोग के साथ चुनाव आयुक्त भी क्यों इस बार चर्चा पे बने हैं। तो कारण ये है कि अभी वर्तमान में संसद का सत्र चल रहा है। बजट सत्र का दूसरा सेशन, अर्थात बजट सत्र के पहले सेशन में बजट पेश हुआ, जिसके बाद ब्रेक हुआ, उसके बाद दूसरा सेशन चालू हो गया है। दूसरे बजट सत्र में करीबन 193 सांसदों ने संसद के सचिवालय में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए एक नोटिस दिया है, जिसमें 193 सांसदों का है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। अब जिसके बाद से ज्ञानेश कुमार पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुके हैं। ठीक कुछ दिन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिस पर बहस हुई, मतदान। हालांकि ओम बिरला विश्वास पात्र बने रहे और यह अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया। अब ऐसी स्थिति में लोगों के जहन में ये प्रश्न उठ रहा है कि आखिर चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए क्या नियम है। क्या सिर्फ लोकसभा में बहुमत या अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर उसे हटाया जा सकता है, या कोई और प्रक्रिया है जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। बड़ी बात यह भी है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी है और मुख्य चुनाव आयुक्त का काम होता है कि चुनावों को बेहतर तरीके से संपन्न कराया जाए। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर जब उन पर महाभियोग लाए जाने की बात चल रही है, ऐसी स्थिति में उनकी मानसिक स्थिति क्या हो सकती है, साथ ही उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनकी परिस्थितियां क्या हो सकती हैं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रक्रिया, कि कैसे एक चुनाव आयुक्त को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, क्या नियम है, क्या कायदे हैं और किस आधार पर हटाया जा सकता है, उन सब पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। ज्ञानेश कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जिन पर वर्तमान में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी है और उन पर महाभियोग की तलवार लटक रही है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि सिर्फ ये नोटिस संसद के सचिवालय में जमा किया गया है, जिसमें 193 सांसद है। इसको लेना है या नहीं लेना, अर्थात स्वीकार करना है या नहीं करना, ये लोकसभा के अध्यक्ष और चेयरपर्सन, जो राज्यसभा के चेयरपर्सन है, उस पर निर्भर करता है। पर गौर करने वाली बात यह है कि करीब 193 सांसदों ने अगर साइन किया है तो ये माना जा रहा है कि इसे स्वीकार किया ही जाएगा। तो हम उस प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए कानूनी आधार और प्रक्रिया क्या है। तो मैं बहुत सरल भाषा में बताऊं, किसी भी चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए वही प्रोसेस फॉलो होता है जो प्रोसेस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो वो क्या है? संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 5 में, ठीक है, अनुच्छेद 324 के खंड के 5 में
चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और उन्हें हटाने का तरीका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समकक्ष निर्धारित है। मैंने पहले ही बता दिया था कि जिस प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। अब इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तभी हटाया जा सकता है जब संसद में उसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित करे। ठीक, अब इसमें एक चीज और गौर करना, ऐसा नहीं है कि संसद में जो 193 सांसदों ने साइन करके नोटिस दे दिया तो लाया जाएगा प्रस्ताव महाभियोग का, उस पर चर्चा होगी ना। प्रक्रिया थोड़ी जटिल है और उस प्रक्रिया को मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ठीक, अब संसद में उसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित करेंगे और क्या होगा, और जब प्रमाणित हो जाता है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो किसी दुराचार में है या असक्षम है या अक्षमतावान है, अर्थात वो निष्पक्ष ना होकर या फिर चुनाव में धांधली करा रहा है, ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ ये चीज लाया जा सकता है और हटाया जा सकता है। इसके साथ ही नियुक्ति के बाद उनकी सेवा की शर्तों में भी कोई कटौती नहीं की जा सकती। ठीक, अर्थात अगर महाभियोग आ गया और वो पार हो गए इन द सेंस कि छूट गए, ऐसी स्थिति में उनकी कोई सेवा की शर्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। ठीक, अनुच्छेद 324 खंड 5 के दूसरे भाग में चुनाव आयुक्त को हटाने की बात कही गई है, जिसमें यह कहा गया है कि चुनाव आयुक्त केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए जो नियम है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के आधार पर है, लेकिन चुनाव आयुक्त को हटाने की जो वो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। और इसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो कब आया था, दिसंबर 2023 में इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 में, अर्थात इस चीज को समझिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए वही प्रक्रिया फॉलो की जाएगी जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए है, पर इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए केवल सीसी अर्थात चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात मानी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को समझो, कहानी के तौर पे समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना। पहला चीज तो ये कि 193 सांसदों ने नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद वो सचिवालय में गया। सचिवालय में जब जाएगा तो क्या है कि इस अधिनियम की धारा 11 खंड 2 के तहत सीसी या मुख्य अन्य आयुक्तों को अनुच्छेद 324 खंड 5 के प्रावधानों के अनुरूप ही हटाया जा सकता है। अब तक देश में किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को या चुनाव आयुक्त पर महाभियोग प्रस्ताव अभी तक पारित नहीं हुआ है, लेकिन यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के जजों के महाभियोग की तरह ही है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है। अब क्या होगा, महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। ठीक, कब लाया जा सकता है, जब लोकसभा अध्यक्ष या चेयरपर्सन राज्यसभा के वो एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद आएगा, लेकिन
नोटिस पर कम से कम 100 लोकसभा के सांसद और 50 राज्यसभा के सांसदों का होना आवश्यक है। मतलब 193 जो सांसद हैं, इस चीज को समझिए, 193 सांसद हैं इन द सेंस ऐसा नहीं कि 193 पूरे लोकसभा के हैं। इसमें ना राज्यसभा के भी सांसद शामिल हैं, क्योंकि बजट या प्रस्ताव या कोई भी बिल दोनों सदनों को मिलाकर पारित होता है। इस कारण से हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक, ये कंडीशन तो ओके चला गया है। अध्यक्ष स्पीकर चेयरमैन को प्रस्तुत किया जाता है तो वे तय करते हैं कि इसे स्वीकार किया जाए या नहीं। अब मान के चलो कि जो अध्यक्ष होते हैं या चेयरमैन होते हैं, कहीं ना कहीं भारत के संविधान में उनको नैतिक रूप से ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो विपक्ष को समान रूप से उनकी बात सुने, समझे और उन्हें अवसर प्रदान करे। और वर्तमान स्थिति में विपक्ष में चाहे जो भी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी से रहे, परंतु जो अध्यक्ष या चेयरमैन है उसकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर 193 सांसदों ने लेटर पर साइन किया है तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इस पर प्रक्रिया भी शुरू की जाए। अब एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट होने के बाद क्या होगा, अब इस चीज को समझो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, तो जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो सीधा वो नोटिस गया संसद के सचिवालय में, उसको एक्सेप्ट किया गया। एक्सेप्ट करने के बाद सीधा वोटिंग हुई। एक चीज और ध्यान रखना, जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन ओम बिरला स्पीकर ऑफ द हाउस नहीं थे। समझ रहे हो, उस दिन वो स्पीकर ऑफ द हाउस नहीं थे, लेकिन अब चूंकि वो हो गया है तो वो वापस अपने स्पीकर ऑफ द हाउस के पद पर आ चुके हैं। अब एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट होने के बाद क्या होगा कि स्पीकर या चेयरमैन, अब यह चीज समझना कि जहां पहले गया, अगर राज्यसभा में पहले चला गया तो चेयरमैन राज्यसभा के, अगर लोकसभा में चला गया तो लोकसभा के चेयरमैन, स्पीकर, माफी चाहता हूं, वो क्या करेंगे, 3 सदस्यीय जांच समिति बनाएंगे। कितनी? 3 सदस्यीय, जिसमें कौन कौन होंगे? पहले होंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर वो नहीं है तो उनके द्वारा नामित कोई अन्य न्यायाधीश। ठीक, एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब इस चीज को समझो, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो होंगे जो कि कमेटी को हेड करेंगे। अगर वो नहीं है तो उनकी जगह पर मुख्य न्यायालय के ही, सर्वोच्च न्यायालय के ही दूसरे कोई जज होंगे। इसके अलावा भारत में जितने भी हाई कोर्ट हैं, ठीक, भारत में जितने भी हाई कोर्ट हैं, उनमें से किसी एक चीफ जस्टिस को इस कमेटी में रखा जाएगा। इसके अलावा एक प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञ। अब इस चीज को समझो, ये संवैधानिक पद में होगा नहीं होगा इस पर कोई नियम नहीं है, बट ये चीज है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए और एक हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, ये नियम निर्धारित है। अब क्या करेंगे कि ये तो जांच समिति बनेगी। जांच समिति क्या करेगी कि आरोपों की जांच करेगी कि भाई नोटिस में जो जो आरोप लगाए गए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त पर कि भाई ये चीज कर रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं, या इस पार्टी का ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, या यहाँ पे निष्पक्षता हो रही है, उन सब का जांच होगा। और जांच सिद्ध दोष होने पर जस्टिस को सुना जाएगा। इन द सेंस, दो चीज समझो, जस्टिस यहां पे क्यों लिखा गया है? बाय डिफॉल्ट यहां पे जस्टिस लिखाया गया है क्योंकि इस चीज को मैं बार बार बता रहा हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। तो बाय डिफॉल्ट ये सीसी के जगह पे जस्टिस आ गया है। अब क्या होता है कि भाई हुआ, जांच हुई, जांच होने के बाद रिपोर्ट बना, रिपोर्ट होने के बाद जिसके खिलाफ रिपोर्ट बनी है या मुख्य चुनाव आयुक्त है, इसको बुलाया जाएगा और अपनी बात रखने को कहा जाएगा कि भाई आपके ऊपर ये आरोप है और ये आरोप सिद्ध हो रहे हैं। ठीक, वो अपना तर्क देगा। तर्क देने के बाद यदि समिति को लगता है कि हां इस पर वापस जांच की जानी चाहिए तो वो जांच फिर से की जाती है, और अगर समिति को लगता है कि नहीं अब इस रिपोर्ट को आगे भेज देना चाहिए तो वो रिपोर्ट जाती है संसद में। जब रिपोर्ट संसद में जाती है तो क्या होता है, संसद में होता है बहस। जब रिपोर्ट संसद में पहुंची तो भाई रिपोर्ट तो सभी सांसदों के पास आ गए, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है या जो राज्यसभा के चेयरमैन है वो क्या करते हैं, हर एक पार्टी के व्यक्ति को टाइम देते हैं। इन द सेंस वो हर पार्टी के लिए एक समय निर्धारित करते हैं उनकी सीटों के आधार पर कि भाई अगर 1 घंटा इस पर चर्चा करनी है तो पक्ष के लोग इतना देर बोलेंगे, विपक्ष में ये है तो ये पार्टी के लोगों को इतना टाइम मिलेगा, अर्थात इस पार्टी के लोगों को इतना टाइम मिलेगा। उसमें भी एक फिक्सेशन होता है कि एक सांसद कितने देर बोलेगा, मतलब एक सांसद कितने देर बोलेगा ये भी डिसाइड होता है। उसके बाद संसद में होता है पेश, दोनों सदनों में बजट और बहस होगा। बहस होने के बाद क्या होगा, मतदान। क्या होगा, मतदान। अब मतदान ऐसे नहीं है कि जो जीता वो पहला, मतदान होगा तो उसके लिए चाहिए 2/3 बहुमत। महाभियोग पास होने के लिए हर सदन में विशेष बहुमत अनिवार्य है, अर्थात सदन की कुल सदस्यता का बहुमत एवं उपस्थित मतदान करने वालों को 2/3 बहुमत 2/3। लोकसभा में है 545, राज्यसभा में है 235। 245 है, इसमें शायद माफी चाहता हूं 242 है। इसका 2/3 है 164, इसका 2/3 है 362। समझ गए, 164 लोग राज्यसभा में अगर वोट करते हैं महाभियोग के पक्ष में तो ये राज्यसभा में पास होगा, और 362 लोग अगर मतदान करते हैं लोकसभा में तो ये बिल लोकसभा में पास होगा। और क्या है गणित आप बेहतर तरीके से समझते हैं। अब यदि किसी भी एक सदन में बहुमत नहीं मिलता तो प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है। 362 164, अगर 164 वोट राज्यसभा में मिलेंगे तो राज्यसभा में पास होगा, 362 वोट लोकसभा में मिलेंगे तो लोकसभा में पास होगा। अगर दोनों में पास या दोनों में से किसी एक में भी पास नहीं हुआ तो महाभियोग नहीं लाया जा सकता। और अगर हो गया, ऐसा नहीं है ना कि नहीं होगा, अनिश्चितताएं हैं, अगर हो गया तो फिर ये जाएगा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए। उस चीज को समझो, दोनों में सदनों में विशेष बहुमत से पारित महाभियोग प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सीईसी को पद से हटाया जाता है। और एक चीज विशेष ध्यान दीजिए, यह पूरी प्रक्रिया अध्यादेश के बजाय संविधान और संसद के कानून द्वारा नियंत्रित होती है।
गैजेट लागू नहीं होगा ना, इसमें गैजेट लागू नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने चुनाव आयुक्त पर जो महाभियोग की चर्चा हो रही है वो किस प्रक्रिया से आएगा, किस किस नियम के तहत लाया गया और क्या क्या होगा, और महाभियोग अगर दोनों सदनों में पास हो गया तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति के भी पास अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे रोक सकती है, लेकिन अगर इसका भी एक नियम है कि राष्ट्रपति अगर किसी बिल को वापस भेजती है तो उसको वापस से अगर सांसद के द्वारा या संसद के द्वारा भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। ये नियम है। ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रपति क्या कर सकती है कि उसको होल्ड पे डाल सकती है, दैट्स इट। बट अगर दोनों सदनों ने कहा कि नहीं करना ही है तो फिर राष्ट्रपति को ही करना पड़ेगा, क्योंकि देश लोकतंत्र की बात करता है और जहां पर बहुमत है वहां पर बात बनती है। तो इस प्रकार से हमने चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त पर जो महाभियोग लाया जाता है उस पर हमने चर्चा की। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम ऐसे ही और नॉलेज भरे वीडियो के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए मैं गौरव शर्मा लेता हूं आपसे विदा। हाजिर होऊंगा फिर एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।